तो हेलो मेरे छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है हीमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ हीमोलाइसिस यानी हीमोलाइसिस कैसे होता है, फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होता है, कौन सी कंडीशन है जब हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस कौन कौन से होते हैं, कौन से केमिकल सब्सटेंस हैं या ऐसे बैक्टीरियल ओरिजिन से होने वाले सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। क्लियर? पहले मैं आपको समझा दूं सिंपल शब्दों में हीमोलाइसिस क्या होता है। तो बेसिकली अब हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आरबीसी टूटने लगते हैं। इसे हीमोलाइसिस ऑफ फ्रेजिलिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हीमोलाइसिस ऑफ फ्रेजिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हीमोलाइसिस का मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें आरबीसी टूट जाते हैं और उनके अंदर का हीमोग्लोबिन बाहर निकलकर प्लाज्मा में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेजिलिटी का मतलब है आरबीसी का आसानी से टूटने की टेंडेंसी है ना, मतलब बड़ी आसानी से वो टूट जाए। तो जो सेल कमजोर होते हैं वो जल्दी हीमोलाइसिस का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट टू डिफाइन मोर स्पेसिफिकली इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जनरली फॉर्म्ड एलिमेंट के टूटने को भी हम हीमोलाइसिस कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आरबीसी के लिए ही इसको यूज करता हूँ। ठीक है, फ्रेजिलिटी क्या है? टेंडेंसी टू ब्रेक इजीली। आप सिंपल समझ लीजिए, फ्रेजाइल मतलब इजीली, जो चीज आसानी से टूट जाए। अब ये जो फ्रेजिलिटी है वो दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक होती है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, दूसरी होती है मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है मतलब जब कोई आरबीसी हाइपोटोनिक सेलाइन या सिंपल हिंदी में समझ लो कम नमक वाले पानी में संपर्क में आ जाए तो ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देखने को मिलेगी उस आरबीसी के सेल के अंदर। ठीक, मैकेनिकल फ्रेजिलिटी का मतलब है जो किसी चोट या मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से होती है। तो नॉर्मल हालात में सिर्फ पुराने आरबीसी जिनकी एज 120 दिन हो चुकी होती है वही टूटते हैं, लेकिन एबनॉर्मल हीमोलाइसिस में नए सेल भी तेजी से खत्म होने लगते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे हीमोलाइसिस की प्रोसेस की। ठीक है, कि हीमोलाइसिस की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, नॉर्मली जो हमारा प्लाज्मा और आरबीसी बैलेंस है, या उसको मैं ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, नॉर्मली ये दोनों उसी में रहते हैं, है ना, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल कि हम आरबीसी को हाइपोटोनिक सेलाइन में डाल दें, तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से पानी सेल के अंदर घुसने लगता है। इससे सेल फूल जाएगा या स्वेल हो जाएगा और लास्ट में वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो इस प्रोसेस का नाम है एंडोऑस्मोसिस। क्लियर? लेकिन होगा किस कंडीशन में, याद रखने वाली बात है, हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन में, है ना, हाइपोटोनिक सेलाइन में। अब कभी भी ब्लड में ये कंडीशन आपके प्लाज्मा में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी आरबीसी जल्दी जल्दी टूटने लगेंगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अब हम बात करते हैं फ्रेजिलिटी टेस्ट की। राइट? तो ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन में आरबीसी की रेजिस्टेंस को नापता है। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन में आरबीसी के रेजिस्टेंस को, है ना, इसको नापेगा। तो अब इसको करते कैसे हैं? टेस्ट को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका पहले ध्यान से आप सुन लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक सॉल्यूशन तैयार करना होता है। इसमें हम सोडियम क्लोराइड या NaCl का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कंसेंट्रेशन 1.2% से लेकर 0.2% तक अलग अलग रखी जाती है, अलग अलग ट्यूब में। अब इन ट्यूब्स में, जिनमें अलग अलग कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक सीरीज में हम रखते हैं, ट्यूब्स का नाम बहुत स्पेशल है, कॉन्स ट्यूब्स, है ना, कोहन्स ट्यूब। अब इसमें बाद में इन सभी ट्यूब्स में जिनमें अलग अलग कंसेंट्रेशन में NaCl है, इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं ब्लड की एक एक बूंद, 1 ड्रॉप। ठीक है, सारी ट्यूब्स में। फिर इनको मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बिना किसी डिस्टर्बेंस के इसको अलग रख देंगे। ट्यूब्स को थोड़ी देर के लिए बिना हिले डुले अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करा जाएगा? रिजल्ट को एनालिसिस करने के दो तरीके हैं। या तो आप सीधा ट्यूब्स को देखकर बताएं, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक, या फिर 15 मिनट बाद उन्हें सेंट्रीफ्यूग करके देखें, है ना, सेंट्रीफ्यूग वाले मशीन में रखकर उसको तो तेजी से रोटेट कराएं। तो पहले अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करूं तो मुझे 3 तरीके की कंडीशन मिल सकते हैं।
अगर हीमोलाइसिस नहीं हुआ है तो ट्यूब के अंदर का फ्लूइड टर्बिड या धुंधला रहेगा। बिल्कुल क्लियर। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अगर हीमोलाइसिस शुरू हो गया है तो इसका मतलब टर्बिडिटी, धुंधलापन कम होने लगता है। और अगर हीमोलाइसिस पूरा हो गया है तो फ्लूइड बिकम क्लियर, यानी फ्लूइड जो है वो एकदम साफ हो जाता है। ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब बात करें ऑब्जर्वेशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी घुमाने के बाद। अगर ह्यूमोलाइसिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारे सेल ट्यूब के बॉटम में बैठ जाते हैं और ऊपर का फ्लूइड एकदम क्लियर और कलरलेस होता है। अगर हीमोलाइसिस शुरू हो गया है तो नीचे बैठने वाले सेल कम हो जाते हैं और ऊपर का फ्लूइड लाल या रेडिश कलर का दिखने लगता है, क्योंकि आरबीसी टूटने से थोड़ा हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है। अगर हीमोलाइसिस पूरा हो गया है, तीसरी कंडीशन, तो फ्लूइड और ज़्यादा लाल हो जाता है, क्योंकि नीचे कोई सेडिमेंटेशन नहीं दिखता, क्योंकि सारे सेल टूटकर हीमोग्लोबिन रिलीज कर चुके होते हैं। क्लियर? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब 20 मिनट के बाद इंडेक्स ऑफ फ्रेजिलिटी है ना, क्या है? कैलकुलेशन टोटल। इसमें हम देखेंगे कि अप टू 0.6%, कितना? अप टू 0.6% कोई हीमोलाइसिस नहीं होता, मतलब नो हीमोलाइसिस। अराउंड 0.45% अगर दिख रहा है मुझे तो हीमोलाइसिस शुरू होता है, यानी ऑनसेट हो चुका होता है उसका। और यहाँ सिर्फ पुराने सेल टूटते हैं, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन कमजोर होती है, फ्रेजाइल होती है, और वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते। लेकिन नए सेल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है इस रीडिंग पे। अब अगर ये जो रेशियो है वो 0.35% दिखे, ठीक है, तो ये मानते हैं कि 0.35% पर हीमोलाइसिस जो है कंप्लीट हो चुका है। इस पॉइंट पर नए सेल भी टूट जाते हैं, इवन यंगर सेल डिस्ट्रॉयड। क्लियर? तो ये है बेसिकली टेस्ट। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हीमोलाइसिस होता है? तो बेसिकली यहाँ पे 4 कंडीशन दे रखी है। या तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस का केस होगा, या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए बॉडी में, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला, या पॉइजन हो जाए किसी केमिकल या टॉक्सिन से। और ऐसा कब हो सकता है? आर्टिफिशियल किडनी फॉर हीमोडायलिसिस और हार्ट लंग मशीन ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। इन सभी केसेस में बड़ी तेजी से आपके ब्लड सेल टूटते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीमोलाइसिस की। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं ये, और ये सब्सटेंस बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं या बैक्टीरियल ओरिजिन के हो सकते हैं, और बॉडी में, खुद की बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं केमिकल सब्सटेंस की बताऊं। एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, यानी शराब सिंपल, या कोई स्पिरिट। बेंजीन हो सकता है, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्लोरोफॉर्म हो सकता है, बेहोशी में इस्तेमाल होने वाली एक गैस है, ठीक है। ईथर हो सकता है, ये भी एक तरह का सॉल्वेंट है और एनेस्थेटिक भी है। एसिड हो सकता है, ठीक है। एल्कली हो सकता है। बाइल सॉल्ट जो हमारे लिवर से निकलते हैं। सैपोनिन एक तरह का केमिकल है जो प्लांट में मिलता है, ठीक है, ये भी आरबीसी को तोड़ता है। इसके अलावा आर्सेनियल प्रिपरेशन हो सकते हैं केमिकल पॉइजन में। ये क्या होता है? आर्सेनिक से बनने वाली दवाएं जो जहरीली होती हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो सकता है आपका, जिसको जनरली फिनॉल भी कहते हैं, है ना। नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, इंडस्ट्रियल केमिकल है ये भी। रेजिन, ये भी कुछ पेड़ों से निकलने वाला चिपचिपा सा मटेरियल होता है, ठीक। सब्सटेंसेज ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन या सब्सटेंसेज फाउंड इन द बॉडी, यानी बैक्टीरियल ओरिजिन या बॉडी में मिलने वाले सब्सटेंस, ये वो एजेंट है जो या तो जर्म्स बनाते हैं शरीर में, या ये नेचुरली पहले से प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बैक्टीरियल टॉक्सिन की बात करूं या बैक्टीरिया से मिलने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस की, तो उसमें आपके 3 आते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस, यानी गले और स्किन के इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया, ठीक। स्टेफिलोकस, है ना, स्टेफिलोकोकस, ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं जो जनरल इन्फेक्शंस होते हैं। टिटेनस बैसिलस, ये टिटेनस पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं। वेनम ऑफ पॉइजनस स्नेक लाइक कोबरा, ये जहरीले सांपों से मिलने वाला जहर है जैसे कोबरा। इनका वेनम खून के सेल्स को तुरंत गलाने लगता है या उनको तोड़ देता है। हीमोलाइसिस फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू, हमारे शरीर के अपने कुछ नॉर्मल टिश्यू से निकलने वाले सब्सटेंस है जो आरबीसी को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हीमोलाइसिस के साथ आरबीसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड होंगे। थैंक यू।